हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल नेचर्स ऑफ डीएनए। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है, क्योंकि हमने जो है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए में मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, डिफरेंट साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे कि किस साइंटिस्ट ने डीएनए के अंदर कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशंस किया। तो फ्रेडरिक मिस्चर्स ये एक साइंटिस्ट था जिसने डीएनए को डिस्कवर किया, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था। उसके बाद PL11, इसके बारे में भी मैंने आपको जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसके बारे में मैंने बताया था कि इसने क्या क्या डिस्कवरी की थी, कैसे कैसे डीएनए को बताया। उसके बाद एरविन चेरगॉफ, इसके बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस की थी। तो दो हमारे पास साइंटिस्ट रहते हैं, एक है रोजलिंड फ्रैंकलिन और दूसरा है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है। सेकेंड ईयर चैप्टर 20 केमिकल नेचर्स ऑफ डीएनए, अगर आप इसको देखें, इसमें जो पहला पेज, सबसे पहले पैराग्राफ में फ्रेडरिक मिस्चर्स, दूसरा जो बड़े वाला पैराग्राफ है उसके अंदर है PL11 के कंट्रीब्यूशंस, और लास्ट पे जो दो लाइनें हैं उनके अंदर एरविन चेरगॉफ का कंट्रीब्यूशन है। और नेक्स्ट पेज पे तमाम ये स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। और उसके नीचे अगर देखें, पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है उसमें रोजलिंड फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट है, इसका जिक्र किया होगा। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वाटसन एंड क्रिक मॉडल को भी इसको कंप्लीट करते हैं बिफोर डीएनए रेप्लिकेशंस तक। तो इसलिए जो स्टूडेंट ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं वो इससे प्रीवियस वीडियो जो है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए का पार्ट 1 जो है वो उसको ज़रूर देखें और उसके बाद फिर इसको देखें, क्योंकि ये सारा ही एक दूसरे के साथ अटैच है। तो स्टूडेंट, हम डीएनए के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके फाइनल के लिहाज से, आपकी फ्यूचर में डिफरेंट टेस्ट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जो हैं उनमें डीएनए के रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो रोजलिंड फ्रैंकलिन का कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ याद रखनी है, रोजलिंड फ्रैंकलिन, आप नेट पे ये लेक्चर ले रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपने इसको गूगल पे सर्च करना है। इस साइंटिस्ट को, जितनी भी बायोलॉजिकल साइंसेस की जितनी भी साइंटिस्ट है, बहुत ही इनोसेंट, इंग्लैंड से बिलोंग करने वाली साइंटिस्ट, और 36 ईयर्स में इसकी डेथ हो गई थी ओवेरियन कैंसर की वजह से। इसने डीएनए के ऊपर काफ़ी रिसर्च की, रेडियोग्राफी पे इसकी काफ़ी रिसर्च है, क्रिस्टलोग्राफी पे इसकी काफ़ी रिसर्च है। ये बेसिकली एक बायोकेमिस्ट थी, बायोकेमिस्ट्री में इसकी स्पेशलाइजेशन थी। तो कुछ दिन पहले मैं इसका हिस्ट्री पढ़ रहा था, इसकी फ्रांस में भी काम करती रही है मोराइस वेल्कन के साथ मिलकर। तो वहाँ पे शायद कोई इसको कैंसर वगैरह हुआ और प्रॉब्लम्स हुई और इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इसको ज़रूर एक दफ़ा इसकी जो है विकिपीडिया पे या इसकी बिब्लियोग्राफी जो है वो उसको एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, उसको पढ़िएगा। इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट के बारे में भी आपके पास होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है स्टूडेंट, मैं आपसे पूछता हूं कि फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ठीक है, ज़रा गौर से सुनना है। अगर मैं इसकी एक्सरे यहां से पास करवाता हूं, ये तो आपने सुना है कि अगर आपकी आफ्टर ट्रॉमा सिचुएशंस, आफ्टर एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट वगैरह, जब आप गिरते हैं तो उसके बाद अगर आपकी चोट आ गई है किसी भी आपके बाजू के अंदर या लेग्स वगैरह पे, या आपका ये जो रिब केज है यहाँ पे कोई प्रेशर्स जो है एक्सर्टेड होता है, तो उसके बाद आपके एक्सरे किए जाते हैं। ठीक है, एक्सरे में देखा जाता है कि क्या इसकी कोई बोन वगैरह फ्रैक्चर तो नहीं है, क्या इसका जो जॉइंट्स वगैरह वो सेंटर से ब्रेक डाउन तो नहीं हुई। उस लिए स्पेशल जो है वो की जाती हैं आपकी एक्सरे। तमाम स्टूडेंट जो हैं उन्होंने एक्सरे देखे होंगे कि एक एक्सरे प्लेट या एक्सरे फिल्म होती है जिसके ऊपर आपकी हड्डियों की वो एक ढांचा सा बना होता है, उस पर नज़र आता है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, ज़रा आपको और क्लियर हो जाएगा। मेरे पास ये हाथ है, मैं इसकी इतने की करवाता हूँ एक्सरे, पीछे एक्सरे फिल्म है। ठीक है, जब यहाँ से एक्सरे की बम्बार्टमेंट की जाती है ना, तो जो बीम यहाँ से जा रही हैं वो तो मेरी बॉडी से बगैर टकराए एक्सरे फिल्म पे चली जाएंगी। जो बीम इधर से जा रही हैं वो टकराएंगी। जो हड्डी से टकरा रही है ना मेरी बोन से, वो ज़्यादा पीछे वो वाइट सा नज़र आ जाएगा, और जो
मेरे फ्लश गोश्त से टकरा रही हैं वो ज़रा थोड़ा सा कम वाइट बनेगा। बताने का मकसद ये है कि मेरे हैंड के अंदर जितनी भी बोन है ना, उन बोन की अरेंजमेंट और उन बोन का स्ट्रक्चर पीछे एक इमेज सा बन जाएगा और उसको एक्सरे या फोटोग्राफिक फिल्म्स कहते हैं। अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो तो आपने देखा होगा। मेरे ख्याल में जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, हर बच्चे ने एक्सरे फिल्म देखी हुई है कि वो किस तरह रिजल्ट्स आते हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी तो नेट पे जस्ट लिखे एक्सरे फिल्म और वो सारा आ जाएगा, ठीक है। बोन के स्ट्रक्चर्स की या इसके अलावा आप रिब की देख लें, ब्रेन की सीटी स्कैन की जाती है और इस तरह सारा जो है आपके पास। तो इसने रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये लिखा हुआ मैंने, रोजालिंड फ्रैंकलिन जो है इसने बम्बार्टमेंट बीम ऑफ एक्सरे की। इसने क्या किया कि एक डीएनए का टुकड़ा लिया, ब्रिटिश बायोकेमिस्ट विद मोराइस विल्किंस, दोनों ने मिलकर काम किया। मोराइस विल्किन जो है उसने डीएनए का टुकड़ा प्रिपेयर किया। करने के बाद इसने एक्सरे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक्सरे के ऊपर इसकी बड़ी रिसर्च है बायोकेमिस्ट्री में, इन्होंने क्या किया कि डीएनए का जो टुकड़ा है ना उसमें से एक्सरे पास की। जब डीएनए के टुकड़े में से एक्सरे पास की तो पीछे फिल्म थी, फिल्म पे इमेज बना। अब वो जो फिल्म पे इमेज बनता है वो जिस तरह हमारे हैंड के अंदर हड्डियां हैं ना उसका इमेज बना था सेम। उसमें क्या हुआ कि डीएनए का जो पीछे इमेज बना ना, जिस जगह पे एटम था वहां से वाइट, जिस पे एटम नहीं है पीछे वहां से ब्लैक, दिखने में वो हमें इमेज इस तरह का नजर आता था। ये मैंने राइबोस का इमेज बनाया है। राइबोस का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने पिछले लेक्चर में जो है वो दिया था। ये देखें मेरे पास एक डार्क ये पोर्शन नज़र आ रहा है, डार्टेड सा, एक ये थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये कार्बन के मालिक्यूल हैं, दरमियान में ऐसे बारीक से डार्ट हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को या डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहे हैं। ये OH है, H, और इस तरह पोजीशन जो है ये सारी की सारी हमारे पास राइबोस की नज़र आ रही है। तो बताने का मकसद ये है कि जब डीएनए को देखा गया तो डीएनए की भी इमेज बनी एक्सरे फिल्म के ऊपर। तो इस तरह इन्होंने 3D स्ट्रक्चर जो है वो उसको स्टडी किया। करने के बाद देखा एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक के बाद कि वो जो डीएनए का स्ट्रैंड है ना वो बेसिकली डीएनए 2 स्ट्रैंड पे मुश्तमिल है और उन दोनों स्ट्रैंड के दरमियान जो साइज़ है वो है 2 नैनोमीटर। और एमसीक्यू ये जहन में रखना है कि 2 स्ट्रैंड जो है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना है, 2 नैनोमीटर। और एक चीज़ और है, जब भी आप एक स्ट्रैंड को देखें, एक स्ट्रैंड का 1 और 3 होता है और उसके सामने 5 है, और इसी तरह दूसरा 5 है तो उसके सामने 3 है। ये 3 और 5 का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। बट ये जो दोनों स्ट्रैंड है ना, इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड रेंज है। आपको अगर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा। इस तरह जब वो फास्फोडाइस्टर ट्राई टेट्रान पेंटा बन के वो जो डीएनए का फाइबर लंबा बनता है, वो फाइबर और एक और फाइबर, दोनों फाइबर जब आपस में अरेंज होते हैं तो एक स्ट्रक्चर्स बनता है जिसको हम कहते हैं डुप्लेक्स। और डुप्लेक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक दोहरा स्ट्रक्चर्स होता है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है जी। तो ऐसे इन्होंने ये सारे का सारा डिस्कवर्ड किया। तो इसका देखा गया फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कि ये एक शेप इसकी हेलिक्स की तरह की है, जिस तरह एक स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर्स होता है। और यहाँ से लेके ना हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स पहले देखें, ये एक फाइबर के अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, इनके दरमियान 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस बनता है। एमसीक्यू याद रखना है कि 2 एडजेसेंट, सुने में, 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड एट सेम फाइबर, एक सेम फाइबर पे 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, तो बताना है 0.34 नैनोमीटर। और 2 न्यूक्लियोटाइड टू अपोजिट स्ट्रैंड, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, तो बताना है 2 नैनोमीटर। इसको मैं आगे बताता हूं। बहरहाल मुझे ये बताएं कि सिंपल सी एक छोटी सी बात, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए के अंदर फ्रेडरिक मिक्सचर, P11, एरविन चेरगाफ, इनके बाद जो हमारे पास 4th नंबर पे जो साइंटिस्ट है फ्रैंकलिन, उसने क्या किया, मोराइस विल्किन बायोकेमिस्ट लैबोरेटरी के अंदर उसने क्या किया कि जस्ट एक ने डीएनए के टुकड़े को प्रिपेयर किया, करने के बाद एक्सरे
डायफ्रैक्शंस की गई, उसमें से एक्सरे पास की गई, करने के बाद उनके पास फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एक इमेज बना। वो जो इमेज था वो डीएनए का था, उससे उनको डीएनए के स्ट्रक्चर्स को काफ़ी समझने में आसानी हुई। ठीक है जी, कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का और वो क्या क्या है। लेकिन इनको डीएनए इन्होंने एक्सरे के ऊपर इन्होंने क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे डायफ्रैक्शंस वगैरह यूज़ करके डीएनए की फिल्म के ऊपर स्ट्रक्चर्स तो बना लिया, लेकिन इनको समझ नहीं थी आ रही कि ये अरेंज किस तरह है आपस में। समझ आ रही है? इनको ये पता है कि ये डबल स्ट्रैंड है। न्यूक्लियोटाइड का तो P11 ने पहले बता दिया था कि उसमें 3 सब यूनिट है, ये भी इनको पता है, लेकिन इनको इतनी समझ नहीं आती कि ये अरेंजमेंट किस तरह हुई है, ये आपस में डबल स्ट्रैंड कैसे अरेंज है। इसको समझने के लिए हम दो नेक्स्ट साइंटिस्ट का जिक्र करेंगे। 1953 में ही वाटसन एंड क्रिक मॉडल उसको कहते हैं। बहुत से लोग, बल्कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि इन्होंने बड़ा क्विकली काम किया, इनफॉर्मली। ये जो बेकायदा तौर पे इसका मतलब होता है कि इसी जो रोजालिंड फ्रैंकलिन की रिसर्च है उसी को लिया और आगे इन्होंने उसका मॉडल बना दिया। मॉडल किस तरह, मैं आपको एक बताऊं। फर्स्ट ईयर के अंदर ना, जब मैंने सेकंड लेक्चर आपको पढ़ाया, सेकंड ईयर में जब मैंने आपको मोनोसैकराइड का स्ट्रक्चर्स पढ़ाया था, तो उसमें आपने एक स्ट्रक्चर्स पढ़ा था ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि हमारे पास दो मोनोसैकराइड जब आपस में मिलते हैं तो वो डाइसैकराइड या ओलिगोसैकराइड बनता है। उसमें आपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को देखा था, वो दोनों आपस में मिलते हैं तो उससे सुक्रोज बनता है। ठीक है जी। जब हम एफएससी में थे तो हमारे टीचर्स ने हमें ये असाइनमेंट ये दी कि ये जो हमारे पास ओलिगोसैकराइड है ना, आपने इसका मॉडल बनाना है। ठीक है। अब वो मॉडल मैंने भी प्रिपेयर किया। वो कैसे किया कि एक लेके ना चार्ट, ठीक है, ये मैं मॉडल बताने लगा हूं क्योंकि मॉडल से बच्चे को आसानी से समझ आती है। एक चार्ट लेके ना, चार्ट पे पहले लेड पेंसिल से क्या किया कि वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। ठीक है, प्लस लगा के फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया लेड पेंसिल से। करने के बाद जिस जिस जगह पे कार्बन थी वहां पे मैंने ब्लैक बटन लगाए, जिस जगह पे हाइड्रोजन थी वहां पे वाइट बटन लगाए, और जिस जगह पे ऑक्सीजन थी वहां पे रेड कलर के लगाए। और सेंटर में जो बाण थे ना, वो मैंने शो किए थे। ये जो माचिस नहीं होती, उसकी स्टिक जो होती है, आगे से उसका बारूद काट के ना उसको गम के साथ सेंटर में लगा दिया। फिर अगला जमा, फिर अगला, फिर आगे सुक्रोज का इसी तरह बनाया। तो वो देखने से बच्चों को आसानी से समझ आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इन्होंने भी सेम ऐसे ही किया कि इसके मॉडल को लिया। मॉडल को लेने के बाद ना, ये देखें, अगर स्टूडेंट आप ये देखें तो ये मैंने, सब बच्चे गौर से ज़रा देखें, ये मैंने राइबोस का स्ट्रक्चर्स बनाया है और इसके ऊपर 5 फास्फेट है। एक साइड पे इसके है जी नाइट्रोजिनस बेस और एक साइड पे है फास्फेट, और ये है इसकी राइबोस। 3 चीज़ें हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं, तीनों जब आपस में मिलेंगी तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। राइबोस, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजिनस बेस, तीनों जब आपस में मिलती हैं तो न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड अगले न्यूक्लियोटाइड से अरेंज है, ये न्यूक्लियोटाइड अगले से अरेंज है, ये अगले से, ये अगले से, ये हमारे पास एक स्ट्रैंड बन गया है। एक स्ट्रैंड का मतलब बेसिकली होता है धागा। ठीक है, जब मैं यहां पे देखूं, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच होती है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अगर कार्बन नंबर 3 पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो यहां से हमारे पास पहले 3 कार्बन आ रही है, इसको इसलिए हम कहते हैं 3 प्राइम। ठीक है, इसी तरह ऊपर चले जाएं तो ये जो फास्फेट है ये किस कार्बन पे अटैच है? 5 पे, तो इस एंड को हम बोलते हैं 5 प्राइम। ये मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड बन गया है। क्या बन गया है? डीएनए का स्ट्रैंड। अब ये जो दोनों वाटसन एंड क्रिक थे ना, उन्होंने क्या किया कि सेम जिस तरह मैंने वो मॉडल बताया ना, बटन लगा के और पीछे दरमियान में वो लगा के स्टिक, इन्होंने ऐसे ही किया कि मतलब कि जिधर किसी जगह पे बॉल लगाई, किसी जगह पे जो है स्ट्रॉ लगाए। और ये जो लेक्चर जो आप पढ़ रहे हैं रोजालिंड फ्रैंकलिन के साथ साथ आपने नेट पे ना ये सर्च करना है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। जब आप वाटसन एंड क्रिक मॉडल देखेंगे तो 2 साइंटिस्ट ऐसे खड़े होंगे ऐसे करके,
और सेंटर से एक मॉडल जो है उन्होंने पाइप और बाल और प्लेट्स लगा के एक मॉडल तैयार किया और डीएनए का मीन के वो रूम के ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे तक इन्होंने बनाया है। वो सारे का सारा मॉडल जो है वो इसी रिसर्च पे बेस करता था, रोजलिंड फ्रैंकलिन की रिसर्च से, ठीक है। और इस तरह एक स्ट्रैंड बन गया। अब देखें इसी तरह एक दूसरा स्ट्रैंड भी इसके सामने मैं बना दूं, मेरी बात को जरा यहां पे सुनना है। एक ये स्ट्रैंड और इसके सामने एक और स्ट्रैंड, इसकी कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन स्पेस, इसके भी कार्बन नंबर 1 पे इधर नाइट्रोजन स्पेस, मतलब इसकी नाइट्रोजन स्पेस भी इस स्ट्रैंड की अगर राइट साइड पे हूं तो इसके सामने इस जैसा स्ट्रैंड रखा जाए तो उसकी नाइट्रोजन स्पेस भी राइट साइड पे होंगी। इनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन स्पेस जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो फिर जो इसी तरह का इधर स्ट्रैंड है उसको हम उलट कर देंगे। जब उलट करेंगे तो उसका जो ऊपर पहले सीधा था तो इधर भी 5 प्राइम था, अब 5 प्राइम ये चला गया नीचे, ये फास्फेट है और ये 3 प्राइम है, ये देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये उसका 3 प्राइम है। तो इसलिए हम कहते हैं जब भी हम डीएनए के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करें उसमें डबल स्ट्रैंड है और ये दोनों ही एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं। एमसीक्यू याद रखना है, ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, क्योंकि जब एक चीज और, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस को एक दूसरे के सामने लाना है और लाने के बाद ताकि उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो सके। एडेनिन और थायमिन जो है इसके दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ग्वानोसिन एंड साइटोसिन के दरमियान जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो एक चीज आपकी ये हो गई। तो वाटसन एंड क्रिक जो है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। कैम्ब्रिज जो है ये इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी है, दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में इसका नेम है। एक चीज और एमसीक्यू याद रखना है कि जो हमारे पास नाइट्रोजन स्पेसीज को हम 2 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, प्यूरीन एंड पायरीमिडीन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो प्यूरीन है वो है डबल रिंग और पायरीमिडीन है वो है सिंगल रिंग। ये जो डबल रिंग है ये है मेरे पास प्यूरीन और ये जो सिंगल रिंग है ये है मेरे पास पायरीमिडीन। जब मैं प्यूरीन को देखूं तो प्यूरीन का एक एंड ऐसे पॉइंटेड है प्यूरीन का, पायरीमिडीन में दूसरा एंड नहीं है। एमसीक्यू याद रखना ये वाला कि कौन सी नाइट्रोजन बेस है जिसका एक एंड पॉइंटेड है, तो ये आपने बताना प्यूरीन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 4 मैं आपको नाइट्रोजन बेसिस दे दूं, मैं कहूं कि उसमें से पॉइंटेड एंड नाइट्रोजन बेसिस को उठा लें, उसमें हो जी एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, तो 100% आपका आंसर होगा एडेनिन, क्योंकि एडेनिन जो है वो बिलोंग करती है आपके प्यूरीन से, ठीक है। अब एक चीज और है, जब हम इस सारे के सारे स्ट्रैंड को देखें ना, मैंने आपको एक पहले चीज बताई है कि जब भी आप 2 न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 होता है। कितना है? 0.34। ये जो 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस है ना, और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये बाहर से वाटर को इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाने देता। ये हाइपरफोबिक है क्योंकि वाटर रिपेलेंट है। साइंटिस्ट ने इस पे काफ़ी रिसर्च किया है कि इस न्यूक्लियोटाइड के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको कम या ज़्यादा अगर करें तो हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, वो स्टेबल नहीं होता। देखें स्टूडेंट, कितनी कमाल की चीज़ है कि 2 डीएनए का स्ट्रैंड है, दरमियान में ना कोई आयनिक बॉन्ड है ना कोई कोवलेंट बॉन्ड है, जस्ट एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर कितना अच्छा सिस्टम जो है वो पैक किया हुआ है, पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। इसलिए ये जो साइंटिस्ट लोग हैं वो नेचर्स के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि ये कुदरत की शाहकार हैं, ये कमाल है, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसे एक अब और चीज़ मैं आपको बताऊं, शायद आपको मैंने बताया था जब मैं राइबोस का स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि राइबोस जो है उसमें कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन रिमूव नहीं होती और जो डीऑक्सी राइबोस है उसमें कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन रिमूव होती है। देखें जी, अब मेरे पास ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये कार्बन नंबर 2 OH 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 OH। अगर यहां पे इस स्ट्रैंड में कार्बन नंबर 2 पे भी OH हो और इधर भी OH हो, इसकी 1 और 2, इधर ये OH बन रही है,
समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये जो OH और ये जो OH है, इसके दरमियान एक और इंटरेक्शन होगा, यहां पे भी बॉन्डिंग क्रिएट होगी, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। नेचर ने कैसे कमाल किया हुआ है कि इधर से ऑक्सीजन रिमूव ही कर दी हुई है ताकि पोलैरिटी इसकी क्रिएट ही ना हो सके। जो नाइट्रोजन बेसिस हैं जस्ट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में शो करें, ये जो राइबोस शुगर है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ना करे, ठीक है। तो इस तरह ये डीऑक्सीराइबोस है, इसलिए जितने भी डीएनए के अंदर यूज होने वाली राइबोस है उसमें से ऑक्सीजन कम है, क्योंकि डबल स्ट्रैंड की स्टेबिलिटी है। आप सिंगल स्ट्रैंड में देख लिया आरएनए के अंदर ऑक्सीजन रही रिमूव, वहां पे ऑक्सीजन क्यों नहीं रिमूव? क्योंकि ऑक्सीजन तो जो आपके पास वो वाला स्ट्रैंड है वो तो होता ही सिंगल स्ट्रैंड है, उसमें तो सामने स्ट्रैंड है ही नहीं है, उसको स्टेबिलिटी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ काफ़ी ये चीज़ें जो है डिस्कस की। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स बनता है जिसकी लेंथ है 3.4 नैनोमीटर्स। तो स्टूडेंट ये था केमिकल नेचर्स ऑफ डीएनए और इस डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्रैंकलिन एंड वाटसन एंड क्रिक ने बताए। तो एमसीक्यूज वगैरह आपके पास जितने भी होंगे आपने उनको डिस्कस करना है। आप कोई क्वेश्चंस हो वो मेरे साथ आपने जो है पूछना है। बस एक मैं आपको बताऊं कि हर लेक्चर जो है जितना आपसे शेयर हो सकता है वो करें। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब करें और बेल जो आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अपने दोस्तों को, अपने जूनियर जितने भी हैं उनको बताएं। तो आज के लिए स्टूडेंट थैंक यू।